हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका polytechhub.com में। मैं हूं सैनंदन कुमार ठाकुर और आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में हम लोग बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में जानेंगे, जो कि है ना एस्टिमेशन कॉस्टिंग की दुनिया में एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट रखता है बार बेंडिंग शेड्यूल। नहीं कहने का मतलब है कि एक अच्छे इंजीनियर होने के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल का होना आपके पास है ना, इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। नहीं चलिए बात करते हैं हम लोग बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में। तो इससे मतलब कि इसे देखिए, जो बार बेंडिंग शेड्यूल जो होगा स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग जो बात करेंगे एक्चुअली उसमें बात करेंगे क्या कि जो हम लोग रेनफोर्समेंट क्वांटिटी यूज करते हैं अपने सिस्टम में, मतलब कि अपने बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग में जो रेनफोर्समेंट यूज होता है उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम लोग एक स्पेशल डाटा तैयार करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसका नाम होता है स्टूडेंट्स बार बेंडिंग शेड्यूल। तो जिस केस में स्टूडेंट्स आपको रेनफोर्समेंट के बारे में है ना बताया जाता है कि रेनफोर्समेंट कितना यूज हुआ है। ठीक है, आप जानते हैं कि कॉलम बनेगा वहाँ पर भी रेनफोर्समेंट यूज होगा। कहने का मतलब स्टील अगर बात किया जाए स्टील के बारे में, यानी कि अगर स्टील रेनफोर्समेंट से बना हुआ है तो स्टील के बारे में बात होगा, अगर स्टील के अलावा किसी दूसरे रेनफोर्समेंट से बना हुआ है तो दूसरे बारे में बात होगा। लेकिन बात जो होगी अगर मान के लिए देख लिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ है ना रेनफोर्समेंट के बारे में ही बात होगी, मतलब कि उसमें कंक्रीट के बारे में बात नहीं होती है। जो आपको एक फिगर दिख रहा होगा, आपको लगता होगा कि ये ट्रांसपेरेंट फिगर है ना, ये जो फिगर दिख रहा है आपको ये लगता होगा कि ये क्या है, एक ट्रांसपेरेंट फिगर है। तो कहने का मतलब ये हुआ है जो बच्चे ये सभी फिगर के बारे में मैं आपको बताता हूँ रेनफोर्समेंट डिटेल्स के बारे में। बेसिकली ये मान के मैं चलता हूँ कि आपके पास अभी रेनफोर्समेंट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो एक समय के लिए मैं रेनफोर्समेंट के बारे में बताऊँ तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि रेनफोर्समेंट उस चीज़ को बोलते हैं है ना जिसको हम लोग किसी दूसरे चीज़ में है ना घुसेड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? घुसेड़ देते हैं। लेकिन टर्म जो आता है घुसेड़ देना एक देहाती टर्म है, नहीं मतलब कि अगर इंग्लिश में इसको बोले तो मतलब इसको बोलते हैं हम लोग इम्बेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इम्बेड कर देते हैं। जिस प्रकार से आप लोग है ना खीरा खाए होंगे, क्या खाए होंगे? खीरा खाए होंगे। तो खीरा खाए होंगे, खीरा जानते हैं ना, खीरा के जो बीज होता है ब्रिजेस, उस खीरा के जो मांस होती है उस मांस के अंदर समाहित होता है। उसी प्रकार से जो आपका कंक्रीट होता है उस कंक्रीट में आपका जो रेनफोर्समेंट की स्टील जो होता है वो समाहित होता है, यानी कि हम लोग उसमें डाल देते हैं। तो इस प्रकार से खीरा का जो बीज है वो खीरा में है ना रीइंफोर्स्ड है। बात समझ में आ रही क्या? तो रीइंफोर्स कहने का मतलब होता है कोई भी मटेरियल का रीइंफोर्समेंट हो सकता है अगर वो मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल में समाहित हो जाए तो। बात समझ में आ रही क्या? तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स रीइंफोर्समेंट। क्या बोलते हैं? रीइंफोर्समेंट। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग स्टील का ही रीइंफोर्समेंट करेंगे, प्लास्टिक का भी रीइंफोर्समेंट हो सकता है। नहीं, इसके अलावा अगर आप ज़्यादा तेज इंजीनियर है तो क्या करते हैं आप लोग है ना, जब आप कंक्रीट बनाने जाते हैं, कंक्रीटिंग करवाने जाते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए, इंजीनियर बन के, तो उसमें मिट्टी का भी रेनफोर्समेंट करवा देते हैं पैसा बचाने के लिए। नहीं तो आपकी मर्जी जो भी कीजिए, लेकिन बात ये है कि रेनफोर्समेंट हम लोग हमेशा उसी मटेरियल के साथ करना चाहेंगे जो मटेरियल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देगा। नहीं अगर मान चलिए हम उस मतलब मिट्टी के साथ रीइंफोर्समेंट कर देंगे तो काम करवा जाएगा कि नहीं करवा जाएगा, स्ट्रक्चर का बेंडिंग कैपेसिटी कम जाएगा एंड हो सकता है कि स्ट्रक्चर आपका क्रैश कर जाए। तो वहाँ पर जो स्ट्रक्चर जो होगी वो ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाएगी। सिमिलरली अगर बात किया जाए बच्चे कि मान चलिए जो हम लोग रीइंफोर्समेंट के बारे में बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जो एटम है, या फिर सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कोई कार्बन एटम ले लीजिए, कार्बन एटम जो होगा स्टूडेंट्स उसमें इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड होते हैं ना। सर जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था उसके अनुसार से अगर बात किया जाए तो आप जानते होंगे कि उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड होते हैं है ना बहुत सारे मतलब कि एटम्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इम्बेडेड होते हैं। तो उसी प्रकार से वो इलेक्ट्रॉन्स का रीइंफोर्समेंट होता है एटम्स के अंदर, है ना। इसी प्रकार से हमारे लाइफ में, सिविल इंजीनियरिंग के लाइफ में फाइबर का रीइंफोर्समेंट होता है, स्टील का रीइंफोर्समेंट होता है। फाइबर और स्टील दोनों अलग अलग पार्टिकल है बच्चे, इसलिए आप दोनों को एक साथ मत समझिएगा। प्लास्टिक रीइंफोर्स्ड होता है। तो कहने का मतलब ये समझ में आ रहा है? रीइंफोर्समेंट समझ में आ गया होगा। चलिए मैं चीज़ को ज़्यादा खींच देता हूँ, ये मेरी आदत है, पता नहीं ये आदत बहुत सारे बच्चों को समझ में आती पसंद है या फिर नहीं है, बात अलग है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि चीज़ के बारे में डिटेल में बता देना ही एक अच्छी नीति हो सकती है ना, पढ़ाई की दुनिया में क्रांति लाने के लिए।
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि अगर मान चलिए रेनफोर्समेंट के बारे में बात किया जाए तो इसका फ़ायदा क्या हो सकता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि स्ट्रक्चर में जो है स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो कंक्रीट जो होता है आपका कंप्रेशन में मजबूत होता है और टेंशन में कमज़ोर होता है। इस प्रकार से कंप्रेशन में जो मजबूत कंक्रीट होता है उसको टेंशन में मजबूत करने के लिए हम लोग रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो भी चीज़ बचा हुआ रीइंफोर्समेंट के बारे में है वो आप डिजाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट है ना, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के बारे में आप पढ़िएगा, जो कि अगले आने वाले सेमेस्टर्स में आप लोग पढ़ेंगे। नहीं तो आपका जो आपका इंजीनियरिंग लाइफ है उस लाइफ में जो एक नियमितता है उस नियमितता को समझने के लिए हम इस चीज़ को यहीं पर छोड़ देते हैं और आगे अपने चैप्टर के साथ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बार बेंडिंग शेड्यूल जो होगा किसी प्रकार से न किसी प्रकार से इस ऐसे ही रीइंफोर्स्ड मटेरियल का है ना क्वांटिटी को है ना एक साथ निकालने का एक माध्यम होगा। तो बच्चे देखिए स्टूडेंट्स, आपके माइंड में एक बीम ये ज़्यादा होगा। बीम जो बनाते हैं तो पहले हम लोग ऐसा है ना बांधते हैं, पहले छड़ को है ना रॉड को बांधते हैं, यानी कि बार्स को बांधते हैं। तो बताइए स्टूडेंट्स, जो देखो क्या होता है कि सबसे निचले वाला जो बार होता है जो कि स्ट्रेट बार होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेन रीइंफोर्समेंट बार। और सबसे ऊपर वाला जो स्ट्रेट बार होता है, सबसे ऊपर वाला जो स्ट्रेट बार होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंकर बार। क्या बोलते हैं बच्चे? एंकर बार। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बार ऐसा भी होता है कि कुछ सेक्शन तक नीचे होता है, उसके बाद उसमें है ना क्रैंक तोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब है उस बार को क्रैंक कर दिया जाता है, बेंट कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स बेंट अप बार। अब आपको मन में विचार होगा कि सर जी बेंट अप बार क्यों होता है, ये एंकर बार क्यों होता है, मेन रीइंफोर्समेंट बार क्यों होता है। तो इन सारी क्यों का जवाब आप लोग है ना स्थिर रहिएगा, क्योंकि आप लोग इसीलिए स्थिर रहिएगा, आने वाले सेमेस्टर में आप लोग वेट कीजिए, इन सारे क्यों का जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। नहीं तो फिलहाल ये जो बार होती है आप ये समझिए कि जो बार हम लोग बेंट कर देते हैं वो आपका बेंट अप बार होता है। जो बार अपर मोस्ट लेवल में होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं एंकर बार। जो बार निचले वाले लेवल में होता है उसको बोलते हैं एंकर बार। इस प्रकार से एक बीम आपको दिख रहा है, इवन आपको ये भी दिख रहा होगा अपने अगर गांव घर में के आसपास चले जाइएगा तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बेंड कर देता है, एल का बेंड कर देता है, एल बना देता है। तो कहने का मतलब है ये एक अलग टाइप का प्रोविजन कर देता है, लोग 90 डिग्री का बेंड मार देता है। तो इसके अनुसार से वो चीज़ अलग है। फिलहाल आपको जो ये लेक्चर है वो लेक्चर ये जरूर सिखा देगी कि आखिरकार इसका इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है बार बेंडिंग शेड्यूल्स का। चलिए स्टूडेंट्स, अगर इसका हम लोग एक प्रकार से एक चीज़ और देखना चाहते हैं कि इसमें क्या चीज़ और हो सकती है खास बात, तो खास बात ये है मेरे प्यारे बच्चों, खास बात ये है कि इसमें जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्टीरअप्स। क्या बोलते हैं? STIRUPS। मेरे प्रिय छात्रों, स्टीरअप जो होता है छोटे छोटे महीन यानी कि छोटे छोटे पतले रॉड्स का एक प्रकार का चूड़ी बना होता है, जो कि स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है। यहाँ पर जो चूड़ी बनाया गया है ऐसा नहीं, ऐसा चूड़ी बनाया गया है ना, ऐसा मतलब कि एक ये बार ये सारे बार को है ना क्या करेगा, वो चूड़ी सारे बार को कनेक्ट करेगा। बात समझ में आई क्या? तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टीरअप्स बोलते हैं। तो हमको अब जहाँ तक लगता है कि इतना चीज़ बता देने के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो स्टीरअप्स होता है ना, स्टीरअप्स में ये चीज़ जो है आप देखिएगा, चूँकि एक तो ये पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टीरअप्स बनाने के लिए एक स्ट्रेट रॉड काट लेते हैं, इस स्ट्रेट रॉड को ले आते हैं और हुक मशीन पर ले जाते हैं और उसको क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं। नहीं, वो जो आपका हुक मशीन होता है बेंडर, वो बेंडर के पास ले आते हैं और उसको मोड़ देते हैं। आखिरकार ये चीज़ आर्टिफिशियली क्रिएटेड भी आने लगा है, क्योंकि मान चलिए आप इतनी सिस्टम डेवलपमेंट हो गई है तो मशीन से ही बन के आता है। तो इसके अनुसार से देखिए स्टूडेंट्स, उसमें ये जो दो पैर होते हैं, क्या होते हैं, दो इसका इंड होता है जो कि पैर के रूप में आता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स लेग ऑफ द स्टीरअप्स। क्या बोलते हैं? लेग ऑफ द स्टीरअप्स। आप लोग ये भूल मत कीजिएगा कि स्टीरअप्स में हमेशा दो ही लेग होंगे, क्योंकि बात ये होता है कि जब आप देखिएगा आने वाले दिनों में तो आपके पास 6 लेग्ड स्टीरअप्स भी मिलेंगे। नहीं तो उसके अनुसार से बच्चे आप लोग ये 2 लेग्स के बारे में आप लोग अभी जानिए, बेहतर है। नहीं तो 2 लेग्ड स्टीरअप्स जो है उसके बारे में हम लोग आपको बताते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर, ये जो स्क्वायर ये बीम का क्रॉस सेक्शन है। क्या बच्चे है? ये बीम का क्रॉस सेक्शन है। इस बीम के अंदर यहाँ तक कुछ डिस्टेंस छोड़ देते हैं, उसके बाद हम लोग ये मटेरियल बनाते हैं किसका? RCC का, मतलब कि रेनफोर्समेंट मटेरियल बनाते हैं। अब ये जो रेनफोर्समेंट मटेरियल है ये इसको यहाँ पर लाइएगा तो बताइए चलेगा आपको। देखिए बताइए क्या चलेगा।
है ना। पता ये चलेगा कि ये जो आपको एक बार ये है, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा, ये तीसरा बार, चौथा बार, पांचवा बार, 5 बार है। तो मैं पहले 4 बार को लेता हूँ कि एक कॉर्नर एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। लेकिन इस बार के लिए मैंने यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं लिखा है। अगर मैं इसी का बनाना था तो यहाँ पर लिखता हूँ। तो ये मान के लिए ये कॉर्नर पर बार हो जाएगा, इस कॉर्नर पर बार हो जाएगा, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर हो जाएगा। ये स्टीरअप्स का आपका एक सिस्टम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? स्टीरअप्स का। बात समझ में आ रही है बच्चे? तो कहने का मतलब ये हो गया, ये है आपका क्रॉस सेक्शन डिजाइन। अब मान चलिए ये बार आपको, मान चलिए इसको आप लोगों ने यहाँ से काटा है, तो इस केस में नीचे वाला सेक्शन में 3 बार दिखना चाहिए, तो यहाँ पर एक बार और दिखाना पड़ेगा आपको, है ना। सपोज करिए यहाँ से काटिएगा तो इसमें ऊपर में दिखेगा, तो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा आपको। ये मिट जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं जो कि इंट्रोडक्टरी लेवल की बातें हैं। किसके बारे में? बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में। चलिए अब बात करते हैं कि बार बेंडिंग शेड्यूल जो होता है डिफरेंट चीज़ का, उसमें हम करते हैं क्या है। तो उस बार बेंडिंग शेड्यूल में कुछ इस प्रकार से काम करते हैं। कैलकुलेशन फॉर द प्रिपेयरिंग बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए क्या करते हैं हम लोग? चलिए, बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करने के लिए हम लोग काम करते हैं। पहला काम है ना, कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार। जो भी मेन रिप्लेसमेंट बार है ना, उसका कटिंग लेंथ निकालेंगे। उसके बाद कटिंग लेंथ ऑफ द बेंट अप बार। बेंट अप बार जो भी होगा, जो कि बेंट किया गया, उसका हम लोग कटिंग लेंथ निकालेंगे। उसके बाद कटिंग लेंथ ऑफ द स्टीरअप्स निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टीरअप्स रिक्वायर्ड निकालेंगे, और टोटल क्या है स्टूडेंट्स? टोटल वेट ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इन बीम्स निकालेंगे। तो टोटल वेट जो होगा उसको हम लोग निकालेंगे। तो इस प्रकार से बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में जो इंट्रोडक्टरी बात है वो क्लियर होती है। अगले लेक्चर में हम लोग बार बेंडिंग के ऊपर जो है स्टूडेंट्स, बार बेंडिंग शेड्यूल के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये हम आशा करते हैं कि टोटल वेट ऑफ द स्टील रिक्वायर्ड इन बीम, ये सब चीज़ निकालने के लिए आपको ये सब चीज़ क्या रहा है समझ में आता होगा। आने वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोग लेक्चर में बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए तो फिर धन्यवाद।